तो हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने फिर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। कंसेप्चुअल है काफ़ी, जो बहुत ही रेलेवेंट है प्री और मेंस दोनों के लिए। एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस है और क्या मतलब है, और इंडियन इकोनॉमी में इसका क्या इम्पैक्ट। तो ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रेफर टू क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट वेयर a resident in one economy establish a lasting interest in a significant degree of influence over an enterprise resident in another economy। क्या मतलब है भाई इस डेफिनेशन का? पढ़ तो दी मैंने, ये तो कोई भी पढ़ दे। ठीक है, चलो आओ समझते हैं। एफ डी आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली प्राइमरी मार्केट में होती है। प्राइमरी सेकेंडरी आपको आपको पता हो, प्राइमरी मार्केट जहां पे इशू शेयर होते हैं, शेयर्स इशू होते हैं, आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है यहाँ पे। ठीक है, तो एफडीआई बेसिकली प्राइमरली, मैं कह रहा हूं प्राइमरली, एफडीआई जो होता है वो कहां पर होता है? प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में इसके दूसरे फीचर्स, सर अगर किसी कंपनी में 10% से ज्यादा 10% से ज्यादा एक्वाजिशन जो है वो फॉरेन डायरेक्ट पार्टनर की है, तब हम इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ द कंपनी, 10% ऑफ द कंपनी अगर पार्टनर के पास है जिसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी है, तब इसे एफडीआई कंसिडर करेगा। लेस देन 10% पे एफडीआई कंसिडरेबल नहीं होता। लेस देन एफडीआई में कंसिडरेबल नहीं होता। एक मिनट, पर इसमें एक एक्सेप्शन, इसमें एक एक्सेप्शन है। ठीक है, क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन ये सर कि फॉर एग्जांपल किसी एफडीआई पार्टनर ने इनिशियली 5%, 5% की उसकी कंपनी ओन कर रहा है, मतलब 5% के हिसाब से उसने वैल्यू डाली होगी, लेकिन उसने प्रॉमिस करा कि विद इन अ ईयर सर ये 10% हो जाएगा, तब ये एफडीआई कंसिडर होता है। तब ये एफडीआई कंसिडर होता है। अगर 10% से कम है वैल्यू ऑफ द कंपनी की आपके पास, तब वो एफडीआई कंसिडर नहीं होता। प्रोवाइडेड, वहां पर एक एक्सेप्शन है कि अगर आप कम कर रहे हैं तो विद इन 1 ईयर आप गारंटी लेंगे कि वो 10% के पार पहुंच जाए। ठीक है, तब वो एफडीआई कंसिडर होता है। अच्छा, एफडीआई, एफडीआई बेसिकली सेक्टर स्पेसिफिक होता है। सेक्टर स्पेसिफिक होता है मतलब अगर स्टील की कंपनी है यूएस में और वो यहां पे स्टील की कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, इसे कहते हैं सर, इसे कहते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जो धंधा ऑलरेडी है, इस्टेब्लिश है, आप उसमें ज्यादा पैसा लगा रहे हैं ताकि उसकी और ग्रोथ हो। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है कि बिल्कुल अभी कुछ एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं है, ब्रिक एंड मॉर्टर भी नहीं है, ईंटें तक नहीं लगी है, और वो होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब धंधा चल रहा है, चालू है, लेकिन और पैसा लगाया ताकि वो और ग्रो। तो ये ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट होती है। बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लॉक इन पीरियड होता है इसका, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें एफडीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनते हैं, मैनेजमेंट में भी इसका पार्टिसिपेट करते हैं एफडीआई पार्टनर। ठीक है सर, और इसमें डेफिनेटली एफडीआई के जो पार्टनर्स हैं इनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी को ग्रो करवाएं, इसका प्राइजेस को इंक्रीज करें, वहां से प्रॉफिट ले और तब एक तरह से एग्जिट ले। अनलाइक एफपीआई जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक, ये इसके बेसिक फीचर्स है, ये इसके बेसिक फीचर्स है। ये ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में होता है, ज्वाइंट वेंचर में भी हो सकता है। एफडीआई का ये बेसिक फीचर्स है। सिमिलरली एफपीआई, अब मैं बोलूं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जब हमने कहा कि एफडीआई होता है जब 10% से ज्यादा हो आपका ओनरशिप, ये लेस देन 10% होता है, ये लेस देन 10% होता है। सेकंड इसका फीचर, सेकंड इसका फीचर, ये प्राइमरली थ्रू सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरली थ्रू सेकेंडरी मार्केट होता है, जब बाय एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स होते हैं, सेकेंडरी मार्केट।
शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। एफपीआई जो आता है वो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी और बॉन्ड किसी में भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। और ये सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है जैसे एफडीआई मोस्टली होता है। नो सेक्टर स्पेसिफिक, नो सेक्टर स्पेसिफिक। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर इनको प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, शॉर्ट टर्म पे लगाना है, तो एफपीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या इंसेंटिव है कि वो इंडिया में आए और इन्वेस्ट करे? तो उसके लिए एक अलग थ्योरी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक एफपीआई है, एफपीआई है, ये एक्चुअली लाइक वल्चर्स एक्ट करते हैं, जहां इनको प्रॉफिट ज्यादा है वहां चलेगा। जैसे एफपीआई को पता चला कि यूएस में बॉन्ड मार्केट पे, यूएस की बॉन्ड मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी मिल रहा है 8%, 8%, लेकिन इन्हें सेम पता चल गया कि इंडियन मार्केट में 10% मिल रहा है, इंडियन मार्केट में 10% मिल रहा है। इन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दी। अब ठीक है, ये इन्वेस्ट के लिए रुके, इन्हें एकदम से बिल्कुल एकदम से चेंज हो गया कि पता चला कि यूएस में अब हमें मिल रहा है 12%। ठीक है, फेडेक्स की कोई पॉलिसी आई होगी जिसकी वजह से यूएस में 12% है। अब होल्डिंग इनके लिए 10% वाला कोई काम का नहीं है। ये क्या करेंगे? इमीडिएटली सेल करेंगे, अपना पैसा एक्सट्रैक्ट करा और लेके निकले यूएस। अब प्रॉब्लम इसमें क्या आती है इंडिया को, जब ये इतनी बाइंग एंड सेलिंग और इतना स्पेकुलेशन पे गेम खेलते हैं, कि जब ये 10% इन्होंने बेच दिया तो क्या हुआ? इनको जरूरत पड़ी अपनी फॉरेन करेंसी की। हमारी कंट्री से एकदम से फॉरेन करेंसी चल जाती, और जब ये आते हैं तो फॉरेन करेंसी लेके आते हैं। तो मान लीजिए जब इन्होंने सेल करा अपने बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, टू री इन्वेस्ट इन यूएस एट 12%, तो क्या प्रॉब्लम आई? इन्होंने सेल करा, इनकी डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो गई, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो गई। जब डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? हमारे यहां पे हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हो जाती है, हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हो जाती है, इंडियन करेंसी डेप्रीशिएट। डेप्रीशिएट हो जाती है। मान लीजिए पहले कुछ नॉमिनल रेट ऑफ एक्सचेंज था $1.70, तो अब हो जाएगा $1.90, $1.90, क्योंकि फॉरेन करेंसी की एकदम से डिमांड बढ़ गई है, तो इंडियन करेंसी की तो कम हो गई, रिलेटिवली कम हो जाती है, जिसकी वजह से करेंसी डेप्रीशिएट हो जाती है। और जब करेंसी डेप्रीशिएट होती है तो क्या होता है सर? हमारे इंपोर्ट्स लेस होते हैं, फिर इंपोर्ट नहीं कर पाते हो, इंपोर्ट हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाते हैं, इंपोर्ट बिकम्स एक्सपेंसिव। हाँ, लेकिन एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो जाते हैं इस टाइम पे, क्योंकि बाहर नॉन इंडियन रेजिडेंट को सस्ता पड़ता है इंडियन माल, तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, पर इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे इंडियन चाइना पे डिपेंडेंट है, किसके लिए? एपीआईज के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो उनका प्राइस राइज कर जाता है एकदम से। ठीक है, तो एपीआईज है जैसे, और क्या आप कह सकते हैं, टॉयज की मशीन है, मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की हैं, ईवी मशीन्स की हैं, ये सब कुछ है डिपेंडेंट उस पर। तो ये चीज होती है कि अगर एकदम से ये शिफ्ट कर जाते हैं यूएस में तो करेंसी डेप्रीशिएट हो जाती है, और अगर ये एकदम से आते हैं तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। ये जैसे इंडियन मार्केट में आएंगे, अपनी फॉरेन करेंसी को डिपॉजिट करवाएंगे और इंडियन करेंसी डिमांड करेंगे, उस टाइम पे एप्रिशिएट हो जाती है। और जैसी करेंसी एप्रिशिएट होती है सर, जैसी मान लीजिए करेंसी $1 अब ₹50 हो गई, यहां पे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, यहां इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे। एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में आ जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, यहां पे फिर करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाएगा, कैड, जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब देख लो एक मेजर डिफरेंस, इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, एक्टिव रोल इन मैनेजमेंट है, एक्टिव रोल इन मैनेजमेंट, whereas FPI involves in purchase of securities without control over the foreign company। कंट्रोल नहीं होता, मैनेजमेंट में पार्ट भी नहीं लेते, लेकिन सिक्योरिटीज पे कंट्रोल होता है, तो बाय एंड सेल करते हैं जैसे इनको जहां पर फायदा मिल रहा हो।
ये इनका है। इन्वेस्टर्स हैव अ पैसिव रोल इन सीक फाइनेंशियल रिटर्न। सिंपल सी बात है, उनको जहां प्रॉफिट मिलेगा, जैसे 12% यूएस में था, वहां से वो इंडिया से एकदम से पैसा लेके निकल गए। इंडिया एफडीआई कंडीशन एंड रेगुलेशन। सी एफडीआई हमारे यहाँ पे जो है ना, वो सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट सिंगापुर और मॉरिशस से आता है। सिंगापुर और मॉरिशस जो हमेशा रहते हैं वो टॉप 2 रहते हैं जहां से हमारे यहाँ पे एफडीआई आ रहा है। वो अलग सेक्टर है पूरा, ब्लैक मनी का कैसे रेगुलेट होता है वो हम बाद में कवर करेंगे। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट 100% एफडीआई, एंड ऑटोमेटिक रूट उसमें गवर्नमेंट की रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और गवर्नमेंट रूट का मतलब है किसी सेक्टर में गवर्नमेंट रूट का आपको नेसेसरी मतलब गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल लेने पड़ते हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट का इस टाइम पे स्टांस जो है वो डायरेक्टली ऑटोमेटिक रूट की तरफ जा रहा है, वो डायरेक्टली ऑटोमेटिक रूट की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे है कि रेड टेपिज्म को खत्म करना है, ताकि एफडीआई इन्वेस्टर्स को कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमारे यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आने के चक्कर में ही हम ये लेके आए कि इन्वेस्टर्स को हमारे यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, स्पेशली व्हेन विद पेपर रेगुलेशंस, की रेड टेपिज्म या पेपर वगैरह पेपर वर्क ज्यादा ना हो, गवर्नमेंट रेगुलेशन या ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल कम इसमें रहे। तो इसलिए हम यहां पर लेके आए, और मोस्टली अब ऑटोमेटिक रूट की तरफ जा रहे हैं। जैसे रेलवेज में 100% आपको एफडीआई हो गया इस टाइम पे, तो ये सारा चक्कर, ये गवर्नमेंट का अभी स्टैंड है। चलते हैं आगे। सेक्टर्स अट्रैक्टिव एफडीआई इन इंडिया, सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी है। ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट हो रहा है। रिसेंट टाइम पे डिफेंस और रेलवेज भी अट्रैक्टिव पॉइंट है, डिफेंस और रेलवे भी अट्रैक्टिव पॉइंट है, डिफेंस रेलवेज, इसमें तो 100% एफडीआई है। ठीक है, आउटफ्लो ऑफ एफपीआई। तो आउटफ्लो ऑफ एफपीआई हम देख चुके हैं कि एफपीआई जो है वो रिटर्न ओरिएंटेड है, जैसे उन्हें फायदा होगा वो सेल कर देंगे। एज अ रिजल्ट ये करेंसी को बहुत वॉलेटाइल बना देता है। एफपीआई करेंसी वॉलेटिलिटी को इंक्रीज करता है, करेंसी वॉलेटिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, व्हेन फॉरेन इन्वेस्टर्स विड्रॉ देयर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इट लीड टू सेल ऑफ देयर लोकल करेंसी। इंक्रीज डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी जब आते हैं, जब इंक्रीज डिमांड जब निकल रहे होते हैं देश से, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो जाती है, और जब ये आते हैं तो इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है। तो दोनों की वजह से करेंसी काफी वॉलेटाइल हो जाती है, जिसका इंपैक्ट आता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे, नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे इंपैक्ट आता है। तो करेंसी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन भी इसी से डायरेक्ट लिंक्ड है, इसी से डायरेक्ट लिंक्ड है। इंपैक्ट ऑफ एफपीआई ऑन करेंसी एप्रिसिएशन जो हमने करा, एफपीआई इनफ्लो, एफपीआई आउटफ्लो। एफपीआई इनफ्लो होती है तो क्या होता है, करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। आउटफ्लो होती है यानी इस टाइम पे हमारी करेंसी की डिमांड कम होती है, लेकिन फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व्स की डिमांड ज्यादा होती है, तो करेंसी तब उस टाइम पे डेप्रिशिएट हो जाती है। आउटफ्लो में डेप्रिशिएट, इनफ्लो में एप्रिशिएट। अगेन वही सिंपल रूल है, आउटफ्लो में डेप्रिशिएट, इनफ्लो में एप्रिशिएट। ये इसके रूल्स है। चलते हैं आगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एफपीआई इन इंडिया और एफडीआई। देखो एफडीआई तभी आती है एक नेशन में जब एक तो पॉलिटिकल सिस्टम काफी स्टेबल हो, पॉलिटिकल रश ना हो। ऐसा ना हो कि सरकार आ रही है जा रही है बिल्कुल, ठीक है, तो उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज की कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, कम से कम 5 साल चले, 6 साल चले। ऐसा ना हो कि सरकार बहुत रैंडम तरीके से आई और चले गई, बिल्कुल ही शॉर्ट रन रहा, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज पहले कुछ और थी एकदम से चेंज हो गई। वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं होता एफडीआई इन्वेस्टर्स का, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। दूसरा, एक तो इंटरेस्ट रेट्स अच्छे हो, एफपीआई वाले तभी आएंगे जब इंटरेस्ट रेट ऑफिशियली अच्छे हो। तीसरा, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट सॉर्टेड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी सब कुछ कंट्रोल कर रही है, क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेसी आ गई तो वहां कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बहुत इंक्रीज कर जाती है करप्शन की वजह से। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बहुत इंक्रीज कर जाता है करप्शन की वजह से। इसलिए रेड टेपिज्म को, पेपर वर्क को रिड्यूस करने के लिए हमारे यहां पर एक स्लोगन भी दिया गया कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। हमारे यहां पे स्लोगन है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये इस चीज को, ये जितनी चीजें होंगी तभी एफडीआई और एफपीआई अट्रैक्ट होगा। तो ये सारी चीजें थी जो आपको जानने की जरूरत थी कि एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस है। कुछ इंडियाज एफडीआई पॉलिसी ऑटोमेटिक रूट के ऊपर हम स्टांस कर रहे हैं, करेंसी को भी स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और एफडीआई सबसे ज्यादा कहां था, मैंने बताया सिंगापुर और मॉरिशस से सबसे ज्यादा इस टाइम पे आ रहा है।
तो आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। ठीक है, बाकी ये बेसिक था जो एफडीआई एफपीआई को आपको न्यूज़पेपर में एनालाइज करने में हेल्प करेगा और प्रोजेक्ट करेगा कि एफडीआई और एफपीआई का इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या इंपैक्ट आ रहा है। थैंक यू।